Bismillahirrahmanirrahim. This is class is your lecture number 17 for the BScs students. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आप सब फिट एंड फाइन होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी. तो आप लोगों के लिए आज ये जो लेक्चर है वो न्यू टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ, चूँकि आपके पीछे 4 लेक्चर रह गए हैं और उसमें मुझे आपके टॉपिक्स कवर करने हैं. सो आज का जो आपका टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने समझना है गौर से कि आपके टॉपिक आपको क्या बता रहा है. आपका टॉपिक है क्लास प्रोबेबिलिटी. दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द यूज़ ऑफ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों के ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वर्ड प्रोबेबल से ड्राइव हुआ है. ठीक है. व्हाट इज़ मीट बाय प्रोबेबल? प्रोबेबल का मतलब होता है कि शायद या अनसर्टेन होना, किसी चीज़ के बारे में आप लोगों का श्योर ना होना. तो अनश्योरिटी को आप लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? प्रोबेबल बोलते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ड्राइव हुआ है वर्ड प्रोबेबल से, और प्रोबेबल का जो बेसिक सिनोनिम होता है या उसका बेसिक मीनिंग होता है वो अनश्योरिटी होता है. तो ये हमें प्रोबेबिलिटी बेसिकली बताता क्या है? प्रोबेबिलिटी हम लोगों को बता रहा है कि जो आप लोगों की अक्सर लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप मैयर करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ अंदाज़ा लगाना चाहते हैं. जब लाइफ में आप लोगों ने कुछ अंदाज़े लगाने हैं, एस्टीमेट्स लगाने हैं, तखमीने लगाने हैं, जिनके बारे में आप लोग अपनी आने वाली लाइफ के बारे में जान सकें कि वो कैसा होगा, क्योंकि इंसान जो है उसकी नेचर में है तजस्सुस. वो आने वाले वक्त के बारे में तजस्सुस होता है. आने वाली चीज़ें जो हैपन होने वाली होती हैं, फ्यूचर में आखिर क्या होगा, या मेरे इस डिसीजन से रिज़ल्ट क्या आने वाला है, मेरे इस अमल से मुझे क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है. सो इन तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम लोग श्योर नहीं होते हैं, उनकी मेजरमेंट को बेसिकली क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी आप लोग किसको कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेन थिंग्स. अनसर्टेन का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो कि सर्टेन ना हो, श्योर ना हो. अनश्योरिटी जिन चीज़ों के अंदर हो वो आपकी प्रोबेबिलिटी में हम लोग मेजरमेंट कहते हैं. प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? आप लोग देख लें. जब हम लोगों ने अपनी फेवरेबल आइटम्स में से प्रोबेबिलिटी को P ऑफ A से शो किया जाता है, ये P ऑफ D से शो किया जाता है. बेसिक ये इसका फॉर्मूला होता है. और ये N ऑफ A हमें क्या शो करता है? फेवरेबल आइटम्स जो आपके यूनिट्स होते हैं या आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल आइटम्स होते हैं आपके इवेंट्स के, जिनके बारे में हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हैं. वो आप लोगों के पास क्या होते हैं? बेसिकली N ऑफ A या फेवरेबल आइटम्स उनको कहा जाता है. और N ऑफ S क्या होता है? टोटल आउटकम्स. अब इसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ. बेसिक आपने फार्मूला समझ लिया कि P ऑफ A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब क्या है? N ऑफ A डिवाइड बाई N ऑफ S. N ऑफ A का मतलब क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ A सेट और नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस यानी S सेट. अब इसका मतलब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में चीज़ आ रही है ये हमें सेट शो कर रहा है. अब थोड़ा सा सेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं. सेट होता क्या है? मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देती चलूँ सेट के बारे में बताने से पहले कि प्रोबेबिलिटी है क्या बेसिकली. फॉर एग्जांपल आप लोग करना चाहते हैं वेदर फोरकास्टिंग. वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है कि आप लोग फोरकास्ट कर रहे होते हैं आपके प्रीवियस जो भी आउटकम्स रहे होते हैं आपके वेदर के रिलेटेड, वो उसके बारे में जो हम लोग उन डाटा को यूज़ करते हुए आने वाले वक्त के बारे में बता देते हैं कि ये कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल आने वाला मौसम कैसा होगा, सन्नी डे होगा या नहीं होगा. तो ऐसी चीज़ के बारे में तखमीना लगाना वो भी क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी. दूसरा क्या है? आप लोग कॉइन को टॉस करते हो और हेड आने के चांसेस देखते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा. यानी अगर आप लोग देखते हो कॉइन को टॉस करते हो और हेड आने के चांसेस देखना चाहते हो कि हेड अक्कर होगा कॉइन में या टेल होगा, क्योंकि एक कॉइन में सिर्फ 2 आउटकम्स होती हैं आपको पता है, या तो हेड होता है या टेल होता है. तो वो आप लोगों के पास क्या है? कॉइन टॉस करने के बाद हेड के आने की जो आपकी आउटकम है वो आपके पास क्या है? प्रोबेबिलिटी. फिर उसके बाद आप लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. आप लोग हमेशा लूडो खेला करते हैं, जैसे भी आजकल बहुत इन है लूडो स्टार. तो आप लोगों को पता होगा उसमें आप लोग क्या करते हैं?
एक आप लोगों ने डाई को थ्रो करना होता है, यानी एक दाना फेंकना होता है जिसमें 6 आउटकम्स होते हैं। और आप लोगों को दाना, जब तक आप वो जो डाई होता है उसको नहीं फेंकते हो तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि उस डाई पे क्या नंबर आने वाला है। आइदर 6 आएगा और आप लोगों का 5 आएगा, और आइदर कोई भी आउटकम हो सकती है, यानी 1 to लेकर 6 तक कोई भी आउटकम हो सकती है। 1 आपको चाहिए या 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए। तो आप ये 6 आउटकम्स हैं, लेकिन आप लोग अनसर्टेन हो कि आपके डाई थ्रो करने से पहले तक आपको नहीं पता है कि कौन सी आउटकम आने वाली है। तो उसके बारे में पहले से अंदाज़ा लगाना क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी। सो आप लोगों को समझ आ गई होगी प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है कि जब आप लोग अनसर्टेन थिंग्स के बारे में कोई भी अंदाज़ा लगाना चाह रहे होते हैं, मेजरमेंट करना चाह रहे होते हैं, तो वो आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स तो बता दी। अब आप लोगों को बताती चलूँ कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने एक सेट बनाना होता है। 2 किस्म के सेट हमारे पास बनते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर करने से पहले। एक सेट होता है आपके इवेंट का सेट और एक सेट होता है आपके टोटल आउटकम्स का सेट। इवेंट का सेट क्या होता है कि जिसके बारे में हम लोगों ने अंदाज़ा लगाना होता है वो इवेंट्स होते हैं, और टोटल आउटकम्स क्या होते हैं कि जिसमें से हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको बताने से पहले सेट बता दूं। सेट क्या होता है? क्लास सेट जो होता है बेसिकली डिस्टिंक्ट जो नंबर्स होते हैं उनका जो मजमुआ होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है बेसिकली वो सेट कहलाता है। और सेट को हमेशा किससे शो किया जाता है? कैपिटल लेटर्स A to Z में से कोई भी आप लोग शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट है, जैसे मैंने एक डाई की एग्जांपल दी थी, तो उसमें हमारे पास 6 आउटकम्स होंगी, तो उसको हम किस में लिखेंगे? सेट में लिखेंगे। तो उसको सेट में लिख देना उन आउटकम्स को क्या है आपके पास जो सैम्पल स्पेस उसको हम कह सकते हैं, या हमारे इवेंट को इवेंट स्पेस भी कह सकते हैं। तो सेट को इस तरह से हम लोग लिखते हैं और इसी तरह से हम लोग अपने सेट को डिस्क्राइब करेंगे। ये आप लोगों का तरीका है प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, फिर आप लोगों को कुछ ऑपरेशंस भी पता है सेट में हम लोग क्या करते हैं। सेट में कुछ ऑपरेशंस होते हैं A यूनियन B। A यूनियन B हम लोग कैसे लिखते हैं? कोई से भी 2 सेट हैं तो उनको मिलाकर लिख देना, आपके पास A यूनियन B होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और सेट लिखती हूँ B सेट, जिसमें मेरे पास जो है आउटकम्स हैं या आप कह लें यूनिट्स जो हैं B सेट के, वो मेरे पास इक्वल हैं हेड एंड टेल के। ठीक है, अब आप लोगों ने इन 2 सेट का यूनियन लिखना है, यानी इनको मिलाकर लिखना है। तो कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 एंड हेड एंड टेल। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया? A और B सेट का यूनियन। देन आप लोगों ने 2 सेट्स का अगर इंटरसेक्शन निकालना होता है, यानी इनमें से कॉमन पॉइंट निकालने होते हैं, तो उसको आप कैसे निकालते हो? 2 सेट के दरमियान में कोई भी कॉमन पॉइंट हो। जैसे अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल ली तो उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वो एम्प्टी सेट आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर A सेट है जिसकी आउटकम्स हैं 1 3 4, ठीक है, और एक B सेट है जिसकी मेरे पास आउटकम्स हैं 2 4 एंड 6। अब इन दोनों में जो कॉमन आपके पास आउटकम्स होंगी वो क्या हैं, जिसको A इंटरसेक्शन B से लिखते हैं, वो हम 4 है। तो आपके पास A इंटरसेक्शन B 4 हो गया। तो ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी जिनके बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले, तो ये सेट की है। अब आप लोग सेट के बारे में जब भी कोई ऑपरेशन कर रहे होते हैं उनको वेन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। वेन डायग्राम आप लोगों के पास क्या होती है ये देख लें, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। वेन डायग्राम बेसिकली आप लोग एक रेक्टेंगल शेप से शो करते हो। रेक्टेंगल शेप क्या होता है? हमारे पास यूनिवर्सल सेट जिसमें तमाम आइटम्स और टोटल आइटम्स होते हैं आपके जितने भी सेट्स मौजूद होते हैं, जिनका यूनियन या जिनके डिफरेंस या जिनका इंटरसेक्शन आप लोग निकाल रहे होते हो, तो उस सेट को यूनियन सेट कहा जाता है और उसको एक रेक्टेंगल शेप से शो किया जाता है। इस सेट के अंदर मौजूद जो सेट्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनको ओवल्स से शो किया जाता है। ये बेसिकली ओवल जो है सेट को शो करते हैं। सेट A जो है वो ओवल A से शो किया गया, सेट B जो है ओवल B से शो किया गया। अगर ये दोनों सेट ओवरलैप कर रहे हैं, इट मींस A और B के दरमियान में कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं, तो इसको हम A इंटरसेक्शन B से इस तरह से शो करेंगे। ये आप लोगों के पास क्या है? A इंटरसेक्शन B। अगर कॉमन पॉइंट्स फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है इन दोनों में, तो आप लोग किस तरह से ओवल्स को लिखोगे?
ए सेट का ओवल ये और बी सेट का ओवल ये, जितने भी आपके सेट होंगे उन तमाम सेट को इस यूनिवर्सल रेक्टेंगल सेट के अंदर लिखना है। बेसिकली क्या होता है वेन डायग्राम, इसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे, आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेन डायग्राम होता क्या है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते कैसे हैं बताती चलूँ आप लोगों को। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके जी, आपका क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू रोल अ डाई, अगर आपने एक डाई को रोल किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6 आने के चांसेस क्या हैं या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है, हम लोगों ने सैम्पल स्पेस बनानी होती है। सैम्पल स्पेस को कैपिटल S से शो किया जाता है, ये बेसिकली एक सेट की फॉर्म में भी होती है जिसको हम लोगों ने डिफाइन करना होता है। अब चूंकि आप लोगों की सैम्पल स्पेस जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी जो आप ट्रायल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रायल आपका क्या है, रोल अ डाई। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने एक डाई को रोल किया, जो काम आप कर रहे हो बेसिकली उसी में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप लोग एक डाई को रोल कर रहे हो जिसमें से आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 के आने की। तो डाई का रोल करना बेसिकली क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोगों के पास क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी जो आप लोग काम कर रहे होते हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस में जो एक्सपेरिमेंट होता है या जिसके जो एक्सपेरिमेंट करके जिसके लिए आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे होते हो वो आप लोगों के पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। इसको रैंडम क्यों कहा जाता है स्टैट्स की लैंग्वेज में, क्योंकि ये इसलिए इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है क्लास, क्योंकि जो आप लोगों के पास जो प्रीवियस मतलब आप लोगों ने साइंस में एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, एक्सपेरिमेंट होते क्या हैं, एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में फ़र्क क्या है। एक्सपेरिमेंट में बेसिकली आप लोग सर्टेन होते हो अबाउट द रिजल्ट के, क्या रिजल्ट आने वाला है, जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप लोग सर्टेन नहीं हो, क्योंकि अगर आपने डाई को रोल किया आपको पहले से नहीं पता कि डाई रोल करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। 1 नंबर अपीयर होगा, 2 नंबर अपीयर होगा, 3 होगा या सोन 6 तक अपीयर कोई भी नंबर हो सकता है। आपको टोटल आउटकम्स के बारे में तो पता है कि इसके 6 आउटकम होंगे, एक डाई को रोल के तो इसके आउटकम टोटल 6 होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हाँ कि क्या रिजल्ट आने वाला है। जबकि जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जब भी हम काम करते हैं हमें उसके आउटकम के बारे में पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाया तो हमें पता है कि पानी ही बनेगा, H2O, जिसके बारे में आपको पता है कि पानी का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें ये पता है हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि उसमें हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिला रहे हैं आपस में और एक पानी का बन रहा है, इट मीन्स ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में आप लोग अपने रिजल्ट के बारे में जो है वो श्योर होते हैं कि क्या रिजल्ट बनेगा, अगर हम ये टूल्स यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा। जबकि हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं होती कि हम जो भी काम करेंगे उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर हमने एक डाई को रोल किया है हमें नहीं पता कि क्या रिजल्ट आने वाला है। और दूसरी बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट में फ़र्क क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक्सपेरिमेंट की आउटकम हमेशा एक होती है, जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम हमेशा एक से ज़्यादा होंगी। ये भी एक मेजर डिफरेंस है रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंट पे। तो प्रोबेबिलिटी में जो भी हम काम करेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, इस और साइंस में जो भी काम कर रहे होते हैं वो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसकी आउटकम्स एक से ज़्यादा हैं, और टोटल किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम्स को सेट के अंदर लिखना आपके पास क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्रिएट करना। तो सैम्पल स्पेस यहाँ पर क्या होगी, चूंकि एक डाई को रोल किया इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस होगी 1 2 3, क्योंकि इसके टोटल आउटकम्स हमेशा 6 ही होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो ये आपके पास टोटल आउटकम्स होगी जिसको हमने सैम्पल स्पेस कह दिया। अब आते हैं हमारे इवेंट की तरफ, यानी हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, और जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इवेंट बोलते हैं। और इवेंट्स को ए में से लेकर जी तक कोई भी हम लोग लेटर से शो कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हो हम लोगों ने क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। और हमें पता है कि हमारे टोटल सैम्पल स्पेस में 6 सिर्फ 1 टाइम ही आपका अपीयर होता है। तो 6
को इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना, ये क्या होगा, हमारा इवेंट होगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख कर जब हमने नंबर ऑफ़ आउटकम्स लिखने हैं प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले, तो हम कैसे निकलेंगे, चूँकि हमारी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने इस ए इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लिखेंगे पी ऑफ ए। फॉर्मूला हमारे पास होता है हमेशा एन ऑफ ए, और इसको डिवाइड करते हैं एन ऑफ एस के साथ। और एन ऑफ ए आपके पास क्या है, यानी इस ए सेट के अंदर कितने आउटकम्स आते हैं, और इस ए सेट के अंदर एक आउटकम है आपके पास। और एन ऑफ एस का मतलब क्या है, इस टोटल सैम्पल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स हैं, और इसके अंदर 6 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोग 6 से डिवाइड कर दें, तो ये आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, बस हमें समझना होता है कि हम निकालने क्या जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है। तो ये आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी से जो मैंने आपको आज करवा दी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, और इवेंट क्या होते हैं। अब आते हैं काइंड्स ऑफ इवेंट की तरफ। इवेंट किस किस्म के होते हैं और कितने इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा, जो इवेंट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के आपके पास होते हैं। सबसे पहले सिंपल इवेंट होता है, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसकी एक आउटकम हो, जैसे अभी मैंने एक इवेंट बनाया जिसमें सिर्फ 6 अपीयर हुआ था, जिसकी आउटकम सिर्फ एक थी, तो वो सिंपल इवेंट हो गया। कंपाउंड इवेंट क्या है, जो एक से ज़्यादा इवेंट्स को हम मिला कर लिख दें आपस में, तो वो आपके पास कंपाउंड इवेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख दूं कि इवेंट ऑफ, मेरे पास एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, इन दोनों का यूनियन मिलाकर लिख दूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कंपाउंड इवेंट। यानी कोई से भी 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स को मिलाकर लिखना आपके पास क्या होता है, कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट में फॉर एग्जांपल इवेंट ए में मेरे पास 6 अपीयर हुआ है और इवेंट बी में मेरे पास 5 अपीयर हुआ, तो इन दोनों की आउटकम्स को मिलाकर लिखना आपके पास क्या था, कंपाउंड इवेंट्स। ठीक है, ये अभी आपको समझ आ गई होगी। कंपाउंड इवेंट के बाद एक और इवेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी इवेंट। ऐसे आउटकम्स या ऐसा इवेंट जिसके आउटकम्स 0 के इक्वल हो, या जिसका सेट खाली हो, जिसमें कोई भी आउटकम ना आती हो, वो हमारे पास एम्प्टी इवेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 व्हेन यू रोल अ डाई। यानी आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया कि आपने एक डाई को रोल किया जिसमें से जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 6 आने की, वो आप लोगों ने मालूम करनी थी। लेकिन अगर आप लोग से कहा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, तो 7 आप लोगों के टोटल आउटकम में अपीयर नहीं होता, क्योंकि एक डाई में हमेशा 6 ही आउटकम्स होते हैं। तो 7 आने की जो आपकी आउटकम्स हैं वो 0 हैं, कि 7 अपीयर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट को हमेशा एम्प्टी इवेंट कहा जाता है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी इवेंट हमेशा 0 के इक्वल होती है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और फिर उसके बाद आते हैं एम्प्टी इवेंट के अलावा एक और काइंड होती है आपके इवेंट की, जिसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। क्लास श्योर इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट होता है जिसमें जो आउटकम होती है वो श्योर होती है कि वो क्या आने वाली है। जैसे कि आप लोग अगर मैच जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में हुआ है और पाकिस्तान की थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी रही है, उस बेस पे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं दैट पाकिस्तान विन करेगा। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके आने के चांसेस 100% होते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, श्योर इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों से कहा जाए कि कोई भी एक ऐसे एग्जांपल हो सकती है कि जैसे कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया और आप लोगों को पता है आप लोगों ने बहुत ही हार्ड वर्किंग की उस एग्ज़ाम में, और हार्ड वर्किंग करने के बाद आप लोग श्योर हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 100% आने वाला है, तो वो क्या है, आप लोगों का श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट में हमेशा जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट हमेशा 1 के इक्वल होती है, क्योंकि इसके जो इवेंट के आउटकम्स होते हैं वो आपके सैम्पल स्पेस के आउटकम्स के इक्वल हो जाते हैं। दैट वाई इट इज़ कॉल्ड दी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल होगी, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो ये आप लोगों के कुछ इवेंट के काइंड थी। अब मेन जो काइंड्स की तरफ आते हैं आप लोगों के इवेंट्स की। एक इवेंट होता है आप लोगों के पास इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, जिसमें आप लोगों के पास जो भी इवेंट आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट में अक्कर कर रहे होते हैं उन सब के आने के इक्वल चांसेस होते हैं, तो वो इक्वली लाइकली होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने अगर एक डाई को रोल किया, ठीक है,
डाई को रोल करने के बाद आप लोगों ने आउटकम निकालनी है। एक इवेंट ए है आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों ने आउटकम जो आप लोगों ने फाइंड करनी है कि दैट द ऑड नंबर अपीयर्स। तो एक डाई को रोल करने से ऑड नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 3 नंबर ऑड आ सकते हैं, 1, 3 एंड 5। फिर एक इवेंट बी है दैट द इवन नंबर अपीयर्स। तो ये आप लोगों के पास आउटकम्स 3, 2, 4, 6 आ गए। ठीक है, तो एक डाई को रोल करने के आप लोगों के पास जो है 2 इवेंट हम लोगों ने बनाए, एक ऑड नंबर अपीयर होने की और एक इवन नंबर अपीयर होने के। अब आप लोग देख रहे हो दोनों के जो सेम चांसेस हैं, ऑड नंबर अपीयर होने के भी 3 आपके पास आउटकम्स हैं, इवन नंबर अपीयर होने के भी 3 चांसेस हैं। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहा जाता है, इक्वली लाइकली। हम लोग कहेंगे इवेंट ए इज इक्वली लाइकली इवेंट एज बी, यानी इवेंट ए के अपीयर होने के चांसेस सेम है एज बी। ठीक है, क्योंकि दोनों के आउटकम सेम होते हैं। तो ये आप लोगों के पास इक्वली लाइकली इवेंट हो गए। अब आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ। इसका नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों रखा गया, पहले ये देख लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, कोई से 2 इवेंट्स जिसमें आप लोगों की आउटकम जो है वो 0 के इक्वल होती है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली उनको म्यूचुअली इनको एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं आप लोगों में, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, रोल डाई की ही एग्जांपल देती हूँ। एक डाई को रोल किया, ठीक है, और आपका इवेंट ए है कि चांसेस ऑफ गेटिंग 5, ठीक है, और बी इवेंट है चांसेस ऑफ गेटिंग 6। ठीक है, एक आपके पास इवेंट है जिसमें आप लोगों ने जो है 5 के आने के चांसेस को मेजर करना है, और इवेंट बी है जिसमें आपने 6 आने के चांसेस को मेजर करना है। तो अगर हम इन दोनों के आउटकम्स बनाएं तो ए सेट में आउटकम 5 ही आएगा, क्योंकि एक डाई में सिर्फ एक दफ़ा 5 अपीयर होता है, और बी आउटकम आपके पास क्या होगा, 6 होगा। अब आप देख रहे हो इन दोनों आउटकम्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब 2 इवेंट्स, इवेंट ए और इवेंट बी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो वो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इवेंट ए और इवेंट बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को जब हम नोटेशन वाइज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं ये भी देख लें। कोई से भी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के दरमियान में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 0 के इक्वल होते हैं, तो वो आप लोगों के पास क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसको इस तरह से भी याद रखा जाता है। ठीक है, कोई से भी 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो उनमें कॉमन पॉइंट्स हमेशा 0 के इक्वल होंगे। अब आते हैं हम लोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की तरफ। तो जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है वैसे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट उसका उलट हो जाएगा, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन पॉइंट होगा। अब आते हैं एक और आपकी एग्जाम्पल जो है, जो काइंड ऑफ आपके इवेंट्स, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना इनफ है। फिर आप लोग आगे जब मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ तो हम लोग इसको मज़ीद पढ़ते जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, और इसकी डेफिनेशन कौन कौन सी बेसिक हैं वो आप लोगों की बुक से मैं आपको करवाती हूँ, ताकि प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक आप लोगों की वो अच्छी हो जाए। अच्छा क्लास, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल डेफिनेशन। आप लोगों की प्रोबेबिलिटी जो है इसको क्लासिकल डेफिनेशन में जो है वो किस तरह से बयान किया जाता है। होप्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ओके, if an experiment can result in n equally likely mutually exclusive and exhaustive outcome and m of the which are favorable to the occurrence of an event A, then the probability that the event A will occur is defined as the ratio m by n
सिम्बॉलिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज गिवन बाय एम बाय एन। क्लासिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन जो मैंने आपको पीछे करवाई अभी आप लोगों को, जो मैं एक्सप्लेन करी थी कि जब हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वो क्लासिक डेफिनेशन बन जाती है। क्लासिक डेफिनेशन में क्या होता है, बेसिकली जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जितने इवेंट्स होंगे वो उन इवेंट्स के रिजल्ट जो होते हैं या उन इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कहते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो वो हमारे पास बेसिकली क्लासिकल डेफिनेशन को फॉलो करता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, इन अ सिंगल डाई एक्सपेरिमेंट द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 फॉर द इवेंट इवन नंबर द फेवरेबल आउटकम्स आर 2 4 and 6 and for the even number it is for the odd number it is 1 3 5 and for the even numbers it is 2 4 6। सो ये आप लोगों के पास क्या है, क्लासिक डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के आपके कुछ क्रिटिसिज्म है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। द क्लासिकल डेफिनेशन इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। द टर्म इक्वली लाइकली यूज्ड इन द डेफिनेशन मीन्स इक्वली प्रोबेबल, यानी जो आपकी आउटकम्स हैं वो इक्वली प्रोबेबल होंगी। दस द डेफिनेशन इज सर्कुलर, इट डिफाइंस प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो इक्वली लाइकली के इवेंट्स का मतलब क्या है कि जो भी आपके आउटकम्स होते हैं इवेंट ए के इवेंट बी के वो इक्वली लाइकली होंगे, उनके अक्कर होने के चांसेस सेम होंगे। द डेफिनेशन फेल्स व्हेन द अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम इज नॉट फुलफिल। अगर आप लोगों की इक्वली लाइकली आउटकम फुलफिल नहीं हो रही है तो आपकी डेफिनेशन फेल हो जाती है, क्लासिकल डेफिनेशन। द डेफिनेशन इन सम प्रॉब्लम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन्यूमरेट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बिकॉज दे आर इनफाइनाइट। अगर आप लोगों के पास इनफाइनाइट सेट ऑफ आउटकम्स हैं तो वहाँ पर आपकी क्लासिकल डेफिनेशन को फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये आपके 3 बेसिक क्रिटिसिज्म हैं जो कि क्लासिकल डेफिनेशन को सूट नहीं करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में, फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पास 52 कार्ड्स का वेल शफल्ड पैक है, इज ड्रॉन एट रैंडम, जो कि रैंडमली ड्रॉ किया गया, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि कार्ड खेलने की गेम की जा रही है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ब्लैक कार्ड, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लैक कार्ड आएगा या नहीं आएगा। एंड एस, यानी एस कार्ड्स के अंदर जो एस नंबर होता है ए, वो अपीयर होगा या नहीं होगा। अ कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कार्ड होगा या नहीं होगा। अ जैक ऑफ क्लब्स, क्लब कार्ड होगा या नहीं होगा। अ पिक्चर कार्ड और अ फेस कार्ड। इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सैंपल स्पेस बता दूं, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि आप लोगों ने 52 कार्ड्स को जो है वो शफल किया है, वो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। जब इस तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसकी टोटल आउटकम्स क्या होंगी ये आप लोग लिख लें। हायरार्की में आपको बताने जा रही हूँ। हमारे पास जब भी हम गेम खेलते हैं कार्ड्स की, कार्ड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, जिसमें किंग क्वीन और ये सब कुछ होता है, वो आप लोगों की प्लेइंग गेम होती है। अच्छा क्लास ये भी याद रखें, जो आप लोगों ने ये पढ़ना है जब प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आप लोगों ने ये भी सीखना है कि कार्ड्स की गेम क्या होती है। आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुना होगा जब क्या उस वर्ड बोला जाता है कार्ड की गेम को, जब हम कार्ड्स को प्ले करते हैं, जो गैम्बलर्स खेलते हैं यानी जुआ खेलने वाले इसको अक्सर इसको यूज़ करते हैं इन कार्ड्स को। या आप लोगों ने गेम्स के नेम भी सुने होंगे, सॉलिटेयर और दिस काइंड्स ऑफ गेम्स आर रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। तो उसकी टोटल आउटकम्स क्या होती हैं, बेसिकली 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसके आप लोगों के पास 2 किस्म के सूट होते हैं, या आप लोग याद रखें। आप लोगों के पास जो होते हैं 26 जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं हमेशा, और 26 ही आप लोगों के पास क्या होते हैं, रेड कार्ड्स। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि ब्लैक आप लोगों के पास 26 कार्ड होते हैं 52 में से, और रेड आप लोगों के पास 26 कार्ड्स होते हैं। अब ब्लैक कार्ड में भी 2 सूट होते हैं और रेड कार्ड में भी 2 सूट होते हैं। ब्लैक कार्ड में आप लोगों के पास क्या होता है, रेड कार्ड में एक्चुअली ये नाम मेरे में थोड़े से ना हो जाते हैं, क्लब और स्पेड किस में होते हैं आपके ब्लैक कार्ड्स में, और डायमंड आप लोगों के रेड कार्ड्स में होते हैं। और एक और नाम होता है, आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा फॉरगेट हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लब भी हो गया, स्पेड भी हो गया, और डायमंड होते हैं। देन जस्ट फॉरगेट, चले मैं नाम आप लोगों को बाद में बता दूंगी। तो इस तरह के आप लोगों के 4 सूट्स होते हैं जो कि आपके 52 कार्ड्स में होते हैं। क्लब में भी आप लोगों के पास 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में भी आपके 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड्स में भी आपके 13 कार्ड्स होते हैं, और एक और आप लोगों के पास होता है, चले आप उन लोग उसे वाइट कार्ड बोल दें,
ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास कितने होते हैं, 13, ठीक है। तो ये 4 आप लोगों के पास सोर्स होते हैं। बस आप लोगों को याद रखने का पर्पस क्या है कि जब आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं तो इस तरह से आप लोगों ने इनके जो सोर्स हैं वो याद रखने हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ तक ही एंड करती हूँ। मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी आपका नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने अब ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं इनकी टोटल आउटकम्स को कैसे याद रखना है और इनके क्वेश्चंस रिलेटेड जो हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, और बाकी प्रोबेबिलिटी के कौन से डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने करनी होगी। यहाँ पे ख़त्म करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स हैं वो 2 अपनी सबमिट करवानी है, ठीक है। 2 असाइनमेंट तो आप लोग पहले सबमिट करवा चुके हो, 2 और असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के जो आप लोगों ने सॉल्व करके तो सॉफ्ट कॉपी में मुझे सेंड करने होंगे। तो ये बात याद रखें, कोशिश करें कि एक स्टूडेंट मुझे ना सेंड करे, ठीक है। जिसने भी सेंड करना है वो मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दे, और ईमेल में आप लोगों ने इस तरह की नॉनसेंस एटीट्यूड नहीं दिखाना है। जब आप टीचर को एक असाइनमेंट सेंड कर रहे होते हैं उसमें आप लोगों ने अपना सेक्शन बताना है अपनी ईमेल के सब्जेक्ट में, और नीचे जाकर आप लोगों ने टोटली अपना जो है किस तरह से ईमेल लिखते हैं मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग बच्चों में बिल्कुल भी सेंस नहीं है, या भी आप लोग ऑनलाइन में न्यू एंटर हुए हो, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि सॉफ्ट कॉपी में जब असाइनमेंट सेंड करते हैं तो कैसे करते हैं। सब्जेक्ट में लिखें, जब आप एक ईमेल टाइप कर रहे हो सब्जेक्ट आ रहा होता है ना, सब्जेक्ट में आप लोगों ने टाइप करना है, जो भी लिखना है आप लोगों ने लिखना है कि असाइनमेंट नंबर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जब आप लोग अपनी इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में जाके आप लोगों ने अपनी फ़ाइल को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपकी फ़ाइल होगी जो आपने असाइनमेंट फ़ाइल मुझे सेंड करनी है, और ऊपर डिस्क्रिप्शन देना है। और डिस्क्रिप्शन में लिखना क्या है आप लोगों ने, पहले तो आप लोगों की उसके मैनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने क्या करना है, अपना नेम, पूरा नेम आपने शो करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपना सेक्शन नेम, सेक्शन चूँकि आप लोगों का एक ही है तो आप लोगों ने वो मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जो भी आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम आप लोगों का क्या है, जैसे BScs को मैं पढ़ा रही हूँ विद द सेकेंड सेमेस्टर, तो आप इस तरह से BScs सेकेंड सेमेस्टर लिख सकते हैं। सेक्शन चाहे आप लोग मेंशन ना करें। तो इस तरह से प्रॉपर वे में मुझे ईमेल लिखकर आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है असाइनमेंट की। ये तरीक़ेकार होता है ईमेल करने का। मुझे इंडिविजुअली कोई भी व्हाट्सएप ना करे, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे रिसीव नहीं करती हूँ असाइनमेंट्स, और ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं व्हाट्सएप खोल के चेक करती रहूँ। ईमेल में मैं आपकी असाइनमेंट रिसीव कर लूँगी, डायरेक्ट लैपटॉप पे चेक करके आप लोगों के नंबर्स लग जाएंगे, ओके। तो आप लोगों ने करना क्या है अब ये मैं आपको बता दूँ। आपकी असाइनमेंट नंबर 1 क्या है, असाइनमेंट नंबर 2 तो आप लोगों ने सेंड कर दी हुई है, असाइनमेंट नंबर 3, असाइनमेंट नंबर 4 क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर देती हूँ ताकि आप लोग के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं इसी लेक्चर में आपको असाइन कर रही हूँ। अब दोबारा मुझे ग्रुप में मैसेज करके नहीं पूछा जाएगा कि मिस हमारी असाइनमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताई हैं, आज फिर बताने जा रही हूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है। तो आप लोग ऐसा करें, आपका जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, क्योंकि आपने 2 असाइनमेंट पहले ही मुझे सेंड किए हैं, असाइनमेंट नंबर 3 आपकी क्या होगी ये देख लें। मैं आप लोगों को लिख के बता रही हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो आपने असाइनमेंट में सोल्व करके मुझे सेंड करना है। वो भी तरीक़ाकार मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से सेंड करना है, ठीक है। ओके, असाइनमेंट नंबर 3 आप लोगों की है ओके 3.10 क्वेश्चन है, ये देखें 3.10 क्वेश्चन, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक पेज नंबर 104, ठीक है। ये भी मैं मेंशन कर देती हूँ। असाइनमेंट नंबर 3 क्या है, मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक है आप लोगों की, ठीक है। मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक आराम से आपको बुक शॉप में मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी बुक शॉप से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर क्या है, 3.10
ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो आप लोग याद रखें, पेज नंबर आप लोगों का क्या है ये भी नोट कर लें, 104। असाइनमेंट नंबर 3 है, बुक मिराजुद्दीन मिर्ज़ा है, क्वेश्चन नंबर 3.10 है, पेज नंबर 104 है। अच्छा, ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 है। आप लोगों ने नेक्स्ट विद इन 2 डेज़ में मुझे ये असाइनमेंट सेंड कर देनी है। नोट अ लेंथी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आते हैं आपकी असाइनमेंट नंबर 4 की तरफ। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, असाइनमेंट नंबर 4 नोट कर लें आप लोग। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 4.14 का बी पार्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों ने फाइंड क्या करना है ये भी देख लें। डिस्क्रिप्शन में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। ठीक है, ये आप लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। देन आप लोगों का पेज नंबर है 155। ये असाइनमेंट नंबर 4 है आप लोगों की। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोगों ने कंप्यूट करना है। 4.14 का बी पार्ट है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ ये क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, इस क्वेश्चन की आप लोगों ने असाइनमेंट जो है मुझे बनाकर सेंड करनी है। और असाइनमेंट नंबर 4, असाइनमेंट नंबर 3 दोनों आप लोगों ने विद इन कमिंग 2 डेज़ में सेंड कर देनी है। अगर किसी स्टूडेंट ने सेंड नहीं की तो मैं दोबारा उसकी रिसीव नहीं करूँगी। लेट सबमिटेड वाले के इनफैक्ट मैं नंबर भी काट लूँगी। ठीक है, ओके क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।